नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं वाक्यों पर। किस प्रकार से वाक्य बनते हैं, उनकी कैसी संरचना होती है और वाक्यों के कितने भेद बताए गए हैं, ये हम आज के सत्र में पढ़ने वाले हैं। पिछले सत्र में हमने शब्दों पर चर्चा की थी और शब्दों से ही पद बनते हैं, पद से उपवाक्य बनता है और उपवाक्य से वाक्य बनता है। तो शब्द से वाक्य तक की यात्रा पूरी करके आज हम वाक्य के स्वरूप पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले दोस्तों, हमें यह जानना है कि शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक स्वरूप वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य की परिभाषा से संबंधित अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात, शब्दों का व्यवस्थित। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ये जान लेना है कि शब्दों का व्यवस्थित सार्थक स्वरूप वाक्य कहलाता है। यदि परीक्षा में वाक्य से की परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है कि वाक्य की होती है, पहली बात शब्दों का व्यवस्थित क्रम और दूसरी बात सार्थकता। तो जहां ये दोनों बिंदु हैं, वही विकल्प आपके प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए। यानी शब्दों का व्यवस्थित क्रम और सार्थकता का होना अनिवार्य है। उसके बाद अगले पर आते हैं कि एक श्रेष्ठ वाक्य में क्या क्या गुण होने चाहिए। आकांक्षा, आकांक्षा का क्या है? एक पद को सुनकर, पद यानी जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो गया वो पद कहलाया। तो एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने की उत्कंठा जब हो पाठक के मन में, तो हैं आकांक्षा। क्योंकि किस बात की इच्छा है? दूसरे पद को जानने की इच्छा पाठक के मन में होती है और प्रत्येक पद वाक्य का अपने सही अर्थ का ने ये होती है योग्यता। यानी एक श्रेष्ठ वाक्य में आकांक्षा का होना जरूरी है,
योग्यता का होना जरूरी है, योग्यता यानी अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता, और तीसरी बात विधिवत क्रम यानी क्रमबद्धता का होना अनिवार्य है। इन तीन बिंदुओं को भी आपको ध्यान में रखना है कि एक श्रेष्ठ वाक्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आकांक्षा, योग्यता और क्रमबद्धता। अब आपको संक्षेप में ये याद रखना है दोस्तों कि शब्द से पदबंध बनता है, पदबंध से उपवाक्य बनता है और उपवाक्य से वाक्य बनता है। यानी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं, और पदबंध जब अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो वे उपवाक्य कहलाते हैं, और उपवाक्य जब किन्हीं योजक चिन्हों के द्वारा जोड़कर एक सार्थक निश्चित अर्थ के बोधक बन जाते हैं तब वे वाक्य कहलाते हैं। यानी वाक्य में सार्थकता, अर्थबोधन की क्षमता का होना अति अनिवार्य है, और उसके साथ क्रमबद्धता आदि की बात हम कर ही चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे राम ने ज्यों ही पिता की आज्ञा जानी त्यों ही वे वन गमन के लिए तत्पर हो गए। तो देखिए यहां पर राम एक अलग शब्द है, ज्यों ही एक अलग शब्द है, पिता आज्ञा जानी, प्रत्येक शब्द एक स्वतंत्र शब्द है और उसका एक निश्चित अर्थ है। लेकिन जैसे ही वो वाक्य में प्रयुक्त होता है तो दोस्तों वो क्या बन जाता है, वो वाक्य बन जाता है, क्योंकि राम ने कारक चिन्ह के द्वारा पिता से, पिता की आज्ञा से और वन गमन से अपना संबंध स्थापित कर लिया, और इस प्रकार उपवाक्य से वाक्य का स्वरूप बन गया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है वाक्य के भेदों की, यानी विद्वानों के द्वारा, वैयाकरणों के द्वारा वाक्यों को कितने भेदों में विभाजित किया गया है। तो वाक्य के वर्गीकरण के प्रमुखतः दो आधार माने गए हैं दोस्तों। सबसे पहला रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, और दूसरा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो चलिए क्रम से इन दोनों वाक्य के भेदों के आधारों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों की, और रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं। ये आपको कंठस्थ कर लेना है क्योंकि बार बार इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहला वाक्य का भेद है रचना की दृष्टि से सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। यानी सरल, मिश्र और संयुक्त, ये तीन वाक्य के भेद हैं जो रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद माने गए हैं। अब बात आती है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेदों की। तो अर्थ की दृष्टि से दोस्तों वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। और ये 8 भेद हैं विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इन पर हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आगे चलें। सबसे पहले बात करते हैं हम रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों की, और पहला भेद था सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य एक ही बात है, इसलिए आप इसे एक ही रूप में, एक ही अर्थ में ग्रहण करेंगे। तो सरल और साधारण वाक्य क्या होता है दोस्तों, जहां जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, वही सरल और साधारण वाक्य होता है। यानी एक उद्देश्य, यानी उद्देश्य का अर्थ है कर्ता, राम जाता है। इस वाक्य में दोस्तों किसके विषय में बात की जा रही है, राम के विषय में बात की जाती है, और राम जाने की क्रिया को करने वाला कर्ता है। यानी जिसके विषय में बात की जाती है वो कहलाता है वाक्य का उद्देश्य, और उस उद्देश्य के विषय में जो कुछ वाक्य में कहा जाता है वो कहलाता है विधेय। इस बात को आप भूलेंगे नहीं, पहले भी मैं एक बार इसकी चर्चा कर चुकी हूं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, यानी एक कर्ता हो, और उस एक कर्ता की क्रिया का, एक ही क्रिया का वर्णन किया जाए, जो जिस वाक्य में एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, वही सरल वाक्य कहलाता है। अब हम इसे इस तरीके से देख लेंगे। वाक्य को बिल्कुल एक लंबा वाक्य भी दोस्तों सरल या साधारण वाक्य हो सकता है, इसलिए वाक्य के आकार को देख करके उसे संयुक्त या मिश्र वाक्य समझने की भूल आप बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर वह आई पूर्णतः वाक्य है, वह करता है यानी उद्देश्य है, और आई उसके द्वारा की जाने वाली आने की जो क्रिया है वो है यानी विधेय है। यानी अपने आप में पूर्ण वाक्य है ये, क्योंकि पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करा रहा है ये वाक्य, जबकि ये बहुत ही संक्षिप्त वाक्य है। इसके बाद अगला वाक्य देखिए, वह अपने घर से आई।
अब इसमें क्या बताया गया है कि वह, यहां तो केवल बताया गया वह आई, लेकिन वो कहां से आई इस बात की भी चर्चा की जा रही है। यानी आने की उसकी जो क्रिया है उसका यहां पर विस्तार कर दिया गया है कि वह अपने घर से आई। तो यहां भी सरल वाक्य है क्योंकि वह भी, कर्ता भी एक है और ये पूरा का पूरा विधेय हो गया, ये उद्देश्य है और ये विधेय है। अब मान लीजिए आगे आता है, वह हंसती खिलखिलाती अपने घर से आई। यानी यहां पर और भी अधिक क्रिया का विस्तार हो गया है, विधेय का विस्तार हो गया है। तो ऐसी स्थिति में कर्ता एक है लेकिन आने की जो क्रिया है वो भी एक है, तो ऐसी स्थिति में ये भी एक सरल वाक्य है। तो वाक्य के संक्षिप्त स्वरूप हो या वाक्य का विस्तृत स्वरूप हो, बड़ा वाक्य हो, आपको केवल इस बात पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी है कि वाक्य में उद्देश्य क्या है, कर्ता क्या है और उसकी क्रियाएं कितनी हैं। तो उसके आधार पर ही उसमें कोई आश्रित उपवाक्य भी है या नहीं है। जब हम इस निर्णय को कर लेंगे तभी हम ये निर्णय कर पाएंगे कि ये वाक्य सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, यानी एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आगे चलें। अब ये तीनों वाक्य सरल वाक्य है, एक कर्ता है, एक क्रिया है, शेष क्रिया का विस्तार है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूं। अब दूसरा प्रकार का जो रचना की दृष्टि से भेद है वाक्य का, वो है मिश्र वाक्य। यानी मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बने वे वाक्य जिनमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य होता है। तो उन ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना वह वाक्य जिसमें एक तो मुख्य या प्रधान वाक्य है और दूसरा उसका आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य होने का मतलब क्या है? आश्रित उपवाक्य होने का मतलब है कि जिसका अर्थ पूरी तरह से प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करे, वह आश्रित उपवाक्य है। ये इसकी एक सबसे बड़ी मिश्र वाक्य की पहचान ये होती है कि इसमें चाहे प्रधान वाक्य हो चाहे आश्रित उपवाक्य हो, प्रत्येक उपवाक्य अपने पूरे अर्थ की अभिव्यक्ति तभी करता है जब वह प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य से मिल जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मुख्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब पहचान के लिए ये जितने भी अव्यय यहां दिए गए हैं दोस्तों, जहां जहां इन अव्ययों का प्रयोग हो आपको समझ लेना है कि ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि मिश्र वाक्य में ही इनका प्रयोग होता है। लेकिन उसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होने चाहिए। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य एक ही होता है लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये कौन कौन से अव्यय हैं जिनका, जो कि मिश्र वाक्य की पहचान का आधार है? कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये दो बार आ गया है, इसे हटा देंगे। ज्यों ही, त्यों ही, जब तक, जहां तक, जहां, भले ही, जो, जिस, जिसे, जिनका, जिन्हें आदि। जहां पर जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो या अधिक आश्रित उपवाक्य हो और वे आश्रित और प्रधान वाक्य इन अव्ययों के माध्यम से जुड़े हुए हों, तो आप समझ लीजिए कि वह मिश्र वाक्य है। आगे चलें। मिश्र वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से निर्मित वाक्य मुख्य उपवाक्य कहलाते हैं और अन्य उपवाक्य उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी जिन उपवाक्यों में मुख्य उद्देश्य होता है और मुख्य विधेय होता है वो तो प्रधान उपवाक्य होते हैं और आश्रित उपवाक्य होते हैं जो उनसे जुड़े हुए होते हैं, जो उनसे संबंधित होते हैं, उन पर आश्रित होते हैं। मिश्र वाक्य अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते। बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का। अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र होने का मतलब है कि मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं, प्रधान और आश्रित उपवाक्य, वे अर्थ बोधन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि प्रधान उपवाक्य को अलग रख दिया जाए, आश्रित उपवाक्य को अलग रख दिया जाए, तो उनके द्वारा सामान्य अर्थ की, सार्थक पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। जबकि संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता। संयुक्त वाक्य में योजकों से जुड़ा प्रत्येक वाक्य अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य होता है और स्वतंत्र अर्थ की अभिव्यक्ति करने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ा अंतर है मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में, ये इसे ध्यान रखेंगे। तो मिश्र वाक्य अर्थ दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते, उनका संपूर्ण अर्थ
मुख्य उपवाक्य एवं आश्रित उपवाक्यों के मेल से ही अभिव्यक्त होता है। आगे चलते हैं। उसने बताया कि वह आज घर पर भोजन नहीं करेगा, तो उसने बताया कि प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि बात क्या कही जा रही है कि उसने बताया, और उसके बाद इसको की के द्वारा जोड़ा गया है, और आश्रित उपवाक्य है कि वह आज घर पर भोजन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इस वाक्य को अलग कर दें, उसने बताया कि, तो इससे पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती। और जब हम उस वाक्य को अलग कर दें कि वह आज घर पर भोजन नहीं करेगा, तब भी बात तालमेल की बैठती नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों से मिलकर के ये वाक्य, क्योंकि इसमें की का प्रयोग किया गया है, तो ये वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य है। इसी तरीके से यदि वह आता तो उससे भी मिल लेते। ज्यों ही मैं वहां पहुंची त्यों ही वह घर से चला गया। जब तक प्राण है तब तक परिश्रम करते रहेंगे। प्रत्येक वाक्य किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? प्रत्येक वाक्य अव्यय के द्वारा जुड़ा हुआ है। ज्यों ही, यदि, त्यों ही, जब तक, तब तक, और इनके द्वारा एक आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्यों पर निर्भर करते हैं, और पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति तभी हो पाती है। तो ये है सबसे बड़ी मिश्र वाक्य की पहचान। आगे चलें। अब बात आती है संयुक्त वाक्य की। एक से अधिक साधारण अथवा मिश्र वाक्यों के मेल से बने वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य परस्पर आश्रित नहीं होते। दोनों वाक्य साधारण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ये बात मैं आपको बता चुकी हूं। संयुक्त वाक्यों में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। यानी संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को योजकों के द्वारा जोड़ा जाता है, अव्ययों के द्वारा जोड़ा जाता है। अब वो अव्यय कौन से हैं? वो है यथा, एवं, पर, तथा, और, अतः, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए आदि। जहां इन अव्ययों का प्रयोग हो और इनके माध्यम से दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जा रहा हो, वही पहचान लीजिए आप कि ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। जैसे मैं आज आपके घर आऊंगी क्योंकि मुझे आपसे एक जरूरी काम है। तो देखिए हम इसे अलग करें, मैं आज आपके घर आऊंगी, स्वतंत्र अर्थ की, पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। मुझे आपसे एक जरूरी काम है, पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। दोनों ही वाक्य स्वतंत्र हैं, लेकिन इन्हें क्योंकि अव्यय के द्वारा जोड़ दिया गया है, तो दो स्वतंत्र साधारण वाक्य जुड़ करके संयुक्त वाक्य का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से सैनिक ने गोली चलाई और शत्रु घायल होकर गिर पड़ा। पूर्णतः स्वतंत्र वाक्य है। सैनिक ने गोली चलाई और शत्रु घायल होकर गिर पड़ा, ये भी एक पूर्णतः स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन इसे और अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति में दो सरल वाक्य यहां भी संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। व्यर्थ की बातें बंद करो या यहां से चले जाओ, तो या अव्यय का प्रयोग किया गया है। व्यर्थ की बातें बंद करो, ये भी पूर्ण वाक्य है। यहां से चले जाओ, ये भी पूर्ण वाक्य है। पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है यहां, लेकिन या कहकर इसे एक नए अर्थ का बोधक बना दिया गया है। रमा अस्वस्थ है अतः दफ्तर नहीं जाएगी। अतः अव्यय के द्वारा यहाँ दो सरल वाक्यों को जोड़ा गया है और दोनों यहां भी स्वतंत्र हैं। रमा अस्वस्थ है, दफ्तर नहीं जाएगी। राधे कल जयपुर आएगा, पूरी तरह से स्वतंत्र वाक्य है। रात को ही वापस लौट जाएगा, पूरी तरह स्वतंत्र वाक्य है और किंतु के द्वारा जोड़ दिया गया है। वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती इसलिए कक्षा में चुप रहती है। वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती पूरी तरह से एक स्वतंत्र वाक्य है, इसलिए अव्यय के द्वारा जोड़ लिया गया, कक्षा में चुप रहती है। तो पूरी तरह से एक स्वतंत्र अर्थ की अभिव्यक्ति दोनों वाक्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जहां एक प्रधान वाक्य पर आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक हो वहां मिश्र वाक्य है, और जहां पर दो वाक्य स्वतंत्र हो, साधारण पूरी तरह से अर्थ की अभिव्यक्ति करते हो और जिन्हें अव्यय के द्वारा जोड़ा जाए वो संयुक्त वाक्य होते हैं। और जहां एक कर्ता और एक क्रिया हो वो साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। आगे चलें। अब बात आती है दूसरे आधार की, जिस आधार पर यानी अर्थ के आधार पर जो भेद किए गए हैं वाक्यों के, उन्हें समझ लेते हैं। बहुत ही सरल है दोस्तों। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे हम पढ़ चुके हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। यहाँ 8 भेद बताए गए हैं अर्थ की दृष्टि से। सबसे पहला भेद है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य की पहचान क्या है
किसी भी बात के होने का जिन वाक्यों से बोध होता है वे विधि वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम फिल्म देख चुके, यानी एक पूरी तरह से एक निर्णयात्मक बात यहां पर कह दी गई है, ये कार्य संपन्न हो चुका है, हम फिल्म देख चुके, यानी ये विधिवाचक वाक्य है। अब दूसरा आता है निषेधवाचक वाक्य। इन्हें परस्पर एक दूसरे का विपरीत जान लीजिए। किसी बात के न होने का बोध कराने वाले वाक्य निषेधवाचक वाक्य होते हैं, यानी जहां किसी बात के होने का बोध हो रहा है वहां विधिवाचक वाक्य, और जहां किसी बात के न होने का बोध हो रहा है वहां निषेधवाचक वाक्य। हमने फिल्म नहीं देखी, तो आपको मैंने एक ही वाक्य को हर तरह से परिवर्तित करके यहां लिखा है ताकि आपको इनके अंतर को समझने में आसानी हो। तो जहां नहीं देखने की बात है, यानी कार्य के संपन्न होने की बात, नहीं होने की बात जहां अभिव्यक्त हो रही है, वो निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा वाक्य आता है आज्ञावाचक वाक्य। बहुत ही सरल है, जहां जिस वाक्य से किसी को आज्ञा देने का बोध हो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तुम सब आज फिल्म देखने जाओ, आज्ञा दी जा रही है कि तुम सब आज फिल्म देखने जाओ, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। किसी प्रकार के प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे क्या तुमने फिल्म देख ली, तो यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न का बोध हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये वाक्य कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जहां पर विस्मयादि बोधक चिन्हों की का प्रयोग किया जाए वहां विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, विषाद, सुख, दुख, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उनका बोध हो, ऐसी अभिव्यक्ति करने वाले वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अरे तुमने फिल्म देख भी ली, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि साथ बोलने वाले को ये पूरा विश्वास था कि इन्होंने फिल्म नहीं देखी होगी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह फिल्म इनके द्वारा देख ली गई है तो वे आश्चर्यचकित होकर रह गए। उफ, सिर दर्द से फटा जा रहा है, यानी यहां पीड़ा और दुख और यहां आश्चर्य का बोध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये विस्मयवाचक वाक्य हो गए। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार के संदेह या संभावना, दो चीजें हैं, या तो संदेह अभिव्यक्त हो वाक्य से या किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त हो, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे चलें। जैसे उसने फिल्म देख ली होगी, पूरी तरह से निश्चित नहीं है, संदेह है, लेकिन एक विचार व्यक्त किया जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है, संभवतः वह फिल्म देख आया हो, संभावना व्यक्त हो रही है, तो ये दोनों संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में आ गए। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार की शुभ इच्छा, शुभ कामना का बोध हो, वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम्हें सफलता मिले, यानी हम किसी के कल्याण की, उसकी सफलता की कामना इस वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं। पथ प्रशस्त हो तुम्हारा, यानी एक शुभ कामना दी जा रही है। तो ऐसे जितने भी वाक्य हैं वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला और अंतिम अर्थ की दृष्टि से भेद है वाक्य का संकेतवाचक वाक्य। जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, अर्थात एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। दोस्तों यहां एक बात मैं आपको बताऊंगी कि हम काल में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि एक भूतकाल का भेद होता है हेतु हेतुत्मक भूतकाल। तो जैसे हेतु हेतुत्मक भूतकाल वाले जितने भी वाक्य थे उनमें एक कार्य किसी दूसरे कारण की वजह से या तो संपन्न होता है या संपन्न नहीं हो पाता, तो वही हेतु हेतुत्मक काल के बोधक जो वाक्य हैं वे सभी संकेतवाचक वाक्यों की श्रेणी में आएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो हम कश्मीर घूमने अवश्य जाएंगे, यदि वह परिश्रम करता तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता। इस तरह की जितने भी संकेत किसी भी कार्य के होने या न होने का कारण बताते हुए संकेत करने वाले जितने भी वाक्य होते हैं वे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। और आप तो इसकी बस एक ही पहचान रखिए कि जहां हेतु हेतुत्मक भूतकाल है वहीं संकेतवाचक वाक्य है। यदि मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी, ये दूसरा वाक्य। कार्य कारण का संबंध होना चाहिए। अब बात आती है वाक्य रूपांतरण की, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यानी किस प्रकार से वाक्य को सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र बनाया जाए। पहली बात
इस तरह का कार्य, इस तरह का रूपांतरण करते समय दोस्तों उन योजकों, उन अव्ययों को ध्यान में रखना है कि कौन से अव्यय मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होंगे और कौन से अव्यय संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होंगे। ये सबसे पहली आवश्यकता है जिसका ध्यान आपको हमेशा रखना है। वह किताब पढ़कर सो गया एक सरल वाक्य है, लेकिन यदि हमें इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे, उसके पास जो पुस्तक थी, जो का प्रयोग हो गया, वह उसे पढ़कर सो गया। यानी जो और वह के द्वारा एक प्रधान वाक्य, एक आश्रित उपवाक्य, और इस प्रकार से उसको जो और वह अव्ययों के द्वारा जोड़ दिया गया। तो ये कैसा वाक्य हो गया, ये हो गया मिश्र वाक्य। लेकिन अब इसी वाक्य को यदि हमें संयुक्त वाक्य बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसने किताब पढ़ी और सो गया। दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं और उनको और अव्यय के द्वारा, योजक के द्वारा जोड़ दिया गया है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। यहां आश्रित और प्रधान उपवाक्य की स्थिति नहीं है, बल्कि दोनों ही वाक्य सरल वाक्य हैं और दोनों ही सरल वाक्य अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण अर्थ के बोधक हैं। अब दूसरा वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए। गरीबों की सहायता करने वाले धर्मात्मा होते हैं, सरल सा वाक्य है। एक ही कर्ता है, धर्मात्मा और होते हैं, और ये कर्ता का विस्तार यानी उद्देश्य का विस्तार है। कौन से लोग धर्मात्मा होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले। तो ये सरल वाक्य हो गया। अब इसको मिश्र वाक्य, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, यानी जो के द्वारा, जो और वे के द्वारा दो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़कर एक मिश्र वाक्य का यहां निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक प्रधान वाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन अब अगर इसी को हम संयुक्त में परिवर्तित करना चाहें तो वह गरीबों की सहायता करता है, इसलिए धर्मात्मा कहलाता है। तो यहां अव्यय आ गया, इसलिए धर्मात्मा कहलाता है, एक स्वतंत्र बात। वह गरीबों की सहायता करता है, एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। इसी तरह से तीसरा एक और उदाहरण देखते हैं। एक मेहमान कल आकर चला गया, सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य बनेगा, मेहमान जो कल आया था, मेहमान जो कल आया था वह आज गया। तो जो और वह के द्वारा दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने का यहां पर प्रयत्न किया गया है, और दोनों ही एक प्रधान है और एक आश्रित उपवाक्य और मिश्र वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा। एक मेहमान कल आया था और आज चला गया, संयुक्त वाक्य बन गया, और अव्यय के द्वारा दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया गया है यहां पर। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं। उसे मरणासन्न जानकर मैंने क्षमा कर दिया, सरल वाक्य है। एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, मैंने और क्षमा कर दिया, और ये क्या है, उद्देश्य का विस्तार है। मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह मरणासन्न था। तो ऐसी स्थिति में एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, तो मिश्र वाक्य बन गया। अब संयुक्त वाक्य में यदि इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वह मरणासन्न था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। तो इसलिए के द्वारा जोड़ दिया गया, वह मरणासन्न था स्वतंत्र वाक्य, मैंने उसे क्षमा कर दिया पूरी तरह से स्वतंत्र वाक्य, और दोनों ही वाक्य स्वतंत्र अर्थ की के बोधक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में यह हो गया संयुक्त वाक्य। आगे चलते हैं। एक और उदाहरण, थकान के कारण उसका खड़ा होना मुश्किल था, सरल वाक्य। वह इतना थका हुआ था कि खड़ा होना मुश्किल था, की के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ दिया गया, तो मिश्र वाक्य बन गया। अब इसी का संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा, वह थका हुआ था इसलिए खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि ये सारी बातें, ये सारे बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे और आप में वो सामर्थ्य विकसित हो गई होगी कि किस तरीके से आप परीक्षा में आने वाले वाक्यों को पहचाने कि ये मिश्र वाक्य है, ये सरल है या ये संयुक्त है, या इस सरल वाक्य का मिश्र वाक्य ये होगा या इस मिश्र वाक्य का ये संयुक्त वाक्य इस प्रकार बनेगा। तो चलिए अब इन बिंदुओं पर आधारित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर बात करते हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न जो वाक्यों पर आधारित है वो है उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। आरटेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सरल प्रश्न है, अभी अभी हमने चर्चा की है। वाक्य रचना, शब्द और अर्थ, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप जो सोच रहे हैं उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं। तो इसका उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न,
वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? आरटेट 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। 1, 2, 3, 4। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2 अंग होते हैं वाक्य के, तो आंसर बी हुआ। अगला प्रश्न, कौन सा कथन गलत है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रमुख भेद किए जाते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्य। बिल्कुल सही कथन है और हमें गलत कथन छांटना है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। बिल्कुल गलत वाक्य है, क्योंकि प्रयुक्त क्रिया विधेय होती है और कर्ता उद्देश्य होता है। उल्टा लिखा गया है, यानी ये कथन गलत है, यानी यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा है, साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। बिल्कुल सही है। मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक होते हैं। यह कथन भी पूरी तरह से सही है। यानी ए, सी और डी तीनों कथन सही हैं, केवल और केवल बी कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। यह प्रश्न पूछा गया आरटेट 2012 में। तो विधेय पूछा जा रहा है, मेरा मित्र चित्रकार है, बहुत अच्छा चित्रकार है या बहुत अच्छा। तो दोस्तों देखिए, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, तो मेरा राकेश तो है क्या? उद्देश्य, क्योंकि राकेश के विषय में बात की जा रही है। मेरा मित्र हो गया उद्देश्य का विस्तार, और पूछा क्या गया है? विधेय। तो बहुत अच्छा चित्रकार है, ये हो गया विधेय, क्योंकि यही कथन कहा जा रहा है राकेश के विषय में। कौन सा राकेश? जो मेरा मित्र है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान, इनमें से हमें उद्देश्य का विस्तार ढूंढना है। तो उद्देश्य क्या है? सोहन उद्देश्य है, क्योंकि सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सोहन के विषय में यह बात कही जा रही है कि उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये तो हो गया विधेय। उद्देश्य हो गया सोहन, और सोहन का विस्तार क्या है? मोहन के दोस्त सोहन ने। तो मोहन के दोस्त यानी ए विकल्प उद्देश्य का विस्तार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। आरटेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। निशांत जासूसी, मेरा बड़ा भाई और पुस्तकें। तो देखिए, निशांत तो हो गया उद्देश्य, जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये हो गया विधेय, और निशांत का विस्तार यानी उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया? मेरा बड़ा भाई। तो मेरा बड़ा भाई यानी सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही उद्देश्य का विस्तार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? और यह प्रश्न आया है बीएसआई 2021 में। पहला, सार्थक शब्द समूह को वाक्य हैं। वाक्य के 2 प्रमुख घटक माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया उसे विधेय कहते हैं। तो सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि सार्थक शब्दों के समूह से मिलकर ही वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य के 2 प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये भी बिल्कुल सही कथन है। किसी भी वाक्य और कर्म का होना आवश्यक होता है, ये वाक्य असंगत है व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक होता है, क्योंकि अकर्मक क्रियाओं से युक्त वाक्य भी बनते हैं जिनमें कर्म नहीं होता। तो ये कथन गलत हो गया। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। हम अच्छी तरह से किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। बात अपने आप में बिल्कुल सही है, यानी तीनों ए, बी और डी वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन गलत वाक्य है सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि यह पूछा गया है हमसे कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही जो नहीं है वो है सी विकल्प। तो आंसर हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। आरटेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। 3, 4, 2 और 5। तो रचना के आधार पर 3 भेदों की चर्चा अभी हम कर चुके हैं दोस्तों। कौन कौन से? सरल,
मिश्र और संयुक्त वाक्य। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है वह वाक्य कहलाता है। जेएलओ लॉ 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सरल वाक्य में ही उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर होगा। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, यानी मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य को हमें सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, तो तथा के द्वारा जोड़ दिया गया है, यानी कि ये सरल वाक्य नहीं है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, यहां भी अव्यय का प्रयोग है, यानी ये भी सरल वाक्य नहीं है। मयंक सुंदर और हंसमुख है, मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है, तो यहां पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मयंक सुंदर और हंसमुख है, यहां दो वाक्यों को जोड़ा नहीं गया है और के द्वारा, बल्कि मयंक की विशेषताएं बताई गई हैं कि वो सुंदर और हंसमुख है, तो इसलिए ये सरल वाक्य हो गया। शेष में दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जा रहा है अव्ययों के द्वारा, जैसे मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, तो मयंक सुंदर है हंसमुख भी है, इसके द्वारा दो वाक्य जोड़े गए हैं तथा के द्वारा। इसी तरह से मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, यहां भी दो स्वतंत्र वाक्य जोड़े गए हैं। मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी, यहां भी दो वाक्य जोड़े गए हैं। लेकिन सी विकल्प में मयंक सुंदर और हंसमुख है, यहां दो वाक्य जोड़े नहीं गए हैं, बल्कि और के द्वारा विशेषताओं को जोड़ा गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। श्याम आया और मोहन चला गया। तो दोस्तों चलिए जांच करते हैं, क्योंकि हम अभी सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्यों पर चर्चा कर चुके हैं। बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, एक प्रधान वाक्य है इसलिए अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है, और एक आश्रित उपवाक्य है, यानी ये तो हो गया मिश्र वाक्य, और हमसे पूछा जा रहा है सरल वाक्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं, यहां भी एक प्रधान वाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य, और की के द्वारा उसे जोड़ दिया गया है, यानी ये भी मिश्र वाक्य है। छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, यहां उद्देश्य छात्रा ने एक है और कविता सुनाई क्रिया भी एक है, और ये है ओजपूर्ण स्वरचित कविता, कविता का विस्तार, यानी विधेय में आ गई ये सारी की सारी बात। तो ऐसी स्थिति में यही सरल वाक्य है, क्योंकि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। श्याम आया, मोहन चला गया, दो अलग अलग वाक्य, श्याम आया, मोहन चला गया, इनको जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्न में सरल साधारण वाक्य है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। जहां अभी रेगिस्तान है वहां किसी समय जंगल था। मेरा भाई यहां आएगा या मैं ही उसके पास जाऊंगा। जो जितना मांगता उसको उतना दिया जाता। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। तो देखिए यहां पर सरल साधारण वाक्य पहचानना बहुत आसान है। जहां अभी रेगिस्तान है, जहां वहां, और दो उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा है, यानी मिश्र वाक्य। मेरा भाई यहां आएगा या मैं ही उसके पास जाऊंगा, तो मेरा भाई यहां आएगा, मैं ही उसके पास जाऊंगा, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये हो गया संयुक्त वाक्य। जो जितना मांगता उसको उतना दिया जाता, जो और उसको इसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, ये भी हो गया मिश्र वाक्य। लेकिन दिन का थका हुआ आदमी को खूब सोता है, एक उद्देश्य आदमी और खूब सोता है एक क्रिया, यानी एक ही विधेय, और ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये कौन सा वाक्य हुआ? ये हुआ सरल वाक्य। अगला प्रश्न, शायद आज धूप निकले वाक्य है। आरटेट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। संकेतार्थक, इच्छार्थक, विधानवाचक या संभावनार्थक। तो शायद आज धूप निकले, यानी आज धूप निकलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अर्थ की दृष्टि से हमने वाक्यों की जो अर्थ भेद पढ़े थे उनमें से एक है संभावनार्थक। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। रीट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। विधानार्थक वाक्य, कर्तृवाच्य वाक्य, संयुक्त वाक्य या भाववाच्य। क्या पूछा जा रहा है? रचना के आधार पर निम्नलिखित में से वाक्य का कौन सा भेद? तो देखिए, कर्तृवाच्य और भाववाच्य ये तो वाच्य है, ये तो वाच्य है, वाक्य के भेद नहीं है। दूसरी बात, संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है और विधानार्थक वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। रीट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। शगुन मेरी सहेली है, आप कहां जा रहे हैं? अनुष्का अपना कमरा साफ करो। अरे यह क्या हो गया? तो देखिए, शगुन मेरी सहेली है, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां पर विधान की किसी भी कार्य के होने की बात बताई जा रही है, तो ये विधानवाचक वाक्य हो गया। आप कहां जा रहे हैं? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अनुष्का अपना कमरा साफ करो आज्ञार्थक वाक्य है। अरे यह क्या हो गया? विस्मयार्थक वाक्य हो गया। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। रीट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न का अर्थ यह है दोस्तों कि कौन सा निम्नलिखित में से रचना के आधार पर भेद नहीं है वाक्य का? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सरल, मिश्र और संयुक्त ये तीनों रचना के आधार पर किए गए वाक्य के भेद है, लेकिन निषेधात्मक वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद है। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, मन उचट गया था वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण है। रीट एसआई 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल और मिश्र वाक्य। तो दोस्तों, मन उचट गया था एक साधारण वाक्य है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो ऐसी स्थिति में यह साधारण वाक्य है, तो उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्न में से मिश्र वाक्य है। रीट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। मेरा भाई रोहन खेल पुस्तकें अधिक पढ़ता है। क्या पूछा जा रहा है? मिश्र वाक्य पूछा जा रहा है। नाथ द्वारा का श्रीनाथ मंदिर दर्शनीय है। नंदिनी ने कहा कि मैं जयपुर नहीं जाऊंगी। सुबह हुई और भौरे गुनगुनाने लगे। तो दोस्तों देखिए, मेरा भाई रोहन खेल की पुस्तकें अधिक पढ़ता है। यहां रोहन पुस्तकें अधिक पढ़ता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, और ये मेरा भाई जो है वो उद्देश्य का विस्तार है, खेल की पुस्तकें क्रिया का विस्तार है। तो ऐसी स्थिति में ये तो हो गया सरल वाक्य। नाथ द्वारा का श्रीनाथ मंदिर दर्शनीय है, ये भी हो गया सरल वाक्य। हमें बताना है मिश्र वाक्य। नंदिनी ने कहा कि मैं जयपुर नहीं जाऊंगी, यही दोस्तों मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। सुबह हुई और भौरे गुनगुनाने लगे, दो स्वतंत्र वाक्य। सुबह हुई, भौरे गुनगुनाने लगे, दो स्वतंत्र वाक्य हैं और के द्वारा उनको जोड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति में यह हो गया संयुक्त वाक्य। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, दो या अधिक उपवाक्य और तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हों तो होता है। रीट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ऐसे वाक्य जो और तथा आदि एवं जो जैसे योजकों से जोड़े जाएं, एक से अधिक उपवाक्य, तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो उत्तर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी। मिश्र वाक्य है। उस और जिसने के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा है यहां पर। तो ऐसी स्थिति में यह हो गया मिश्र वाक्य और हमसे पूछा गया है संयुक्त वाक्य। यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था, वही मकान है जिसमें के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा है, यानी ये भी है मिश्र वाक्य। बच्चे को उसकी पुस्तकें लौटा दो, ये है सरल वाक्य। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं, दो स्वतंत्र वाक्य। लड़का आया स्वतंत्र वाक्य, वह रुका नहीं स्वतंत्र वाक्य, और किंतु नामक अव्यय के द्वारा इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया गया है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न,
इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके। अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं। जिसका मुझे भय था वही हुआ। सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इन सभी विकल्पों की जांच करते हैं। हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके। हम जयपुर गए एक स्वतंत्र वाक्य, वहां 4 दिन रुके एक स्वतंत्र वाक्य और के द्वारा जोड़ दिया गया, यानी यही संयुक्त वाक्य है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर यही है। अब आगे के 3 विकल्पों पर भी बात करते हैं। अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं। अच्छे लड़के पढ़ाई करते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय, तो यानी ये हो गया सरल वाक्य। जिसका मुझे भय था वही हुआ, एक प्रधान उपवाक्य एक आश्रित उपवाक्य, और जिसका और वही नामक अव्ययों के द्वारा जोड़ा जा रहा है उन्हें, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो 4 लड़के हो गया उद्देश्य और पुस्तकें पढ़ रहे हैं ये हो गया विधेय, और ये है व्याकरण की पुस्तकें, ये हो गया विधेय का विस्तार, और सामने वाले कमरे में ये हो गया उद्देश्य का विस्तार, यानी एक उद्देश्य एक विधेय, तो ये हो गया सरल वाक्य। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, आंसर ए। अगला प्रश्न, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए। तो देखिए इन पर बात करते हैं, देखते हैं कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। वह आगे बढ़ गया, परिवार पीछे रह गया। 2 स्वतंत्र वाक्य हैं लेकिन के द्वारा जोड़े जा रहे हैं, यानी यही संयुक्त वाक्य है। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। जब बरसात थमी, तो जब और तब नामक 2 अव्ययों के द्वारा प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जा रहा है, यानी ये हो गया मिश्र वाक्य। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। मैंने सुना है एक उपवाक्य, आप अच्छे कवि हैं एक दूसरा उपवाक्य, और की के द्वारा जोड़ा जा रहा है, यानी ये भी हो गया मिश्र वाक्य। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए, तो लोग तो उद्देश्य हो गया, काल कवलित हो गए विधेय हो गया, यानी एक उद्देश्य एक विधेय, यानी सरल वाक्य। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार गया। मैं जयपुर जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने यहाँ आ जाएगा। मेरा भाई बीमार है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था। तो चलिए देखते हैं क्या स्थिति है वाक्यों की। मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार। मैं घर पहुंचा एक स्वतंत्र वाक्य, नौकर बाजार गया एक स्वतंत्र वाक्य, पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति और अव्यय के द्वारा उसे जोड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति ये क्या है? संयुक्त वाक्य। दूसरा देखते हैं, मैं जयपुर जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने आएगा। मैं जयपुर जाऊंगा स्वतंत्र वाक्य, मोहन मुझसे मिलने आएगा, सो यहां आ जाएगा वाक्य, और अथवा के द्वारा इसे जोड़ा गया, यानी ये भी संयुक्त वाक्य है। मेरा भाई बीमार है अतः मैं उससे मिलने जाऊंगा। मेरा भाई बीमार है एक स्वतंत्र वाक्य, मैं उससे मिलने जाऊंगा एक और स्वतंत्र वाक्य, और इन्हें जोड़ा गया है अव्यय अतः के द्वारा, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। जहां अभी समुद्र वहां किसी समय जंगल था, तो जहां और वहां के द्वारा प्रधान वाक्य से वाक्य जोड़ा जा, ऐसी स्थिति में ये हो गया मिश्र वाक्य। और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? तो डी विकल्प के प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इसमें से नहीं है? रीट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों की चर्चा हम अभी कर चुके हैं दोस्तों। तो विकल्प दिए गए हैं विस्मय बोधक, विधानार्थक, मिश्र और तुलनात्मक। तो देखिए विस्मय बोधक, जहां पर आश्चर्य, हर्ष, सुख, दुख व्यक्त हो, विस्मय बोधक वाक्य होते हैं और अर्थ की दृष्टि से एक भेद है। विधानार्थक, जहां किसी कार्य के होने का बोध हो, वो विधानार्थक वाक्य। मिश्र वाक्य रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्नात्मक वाक्य जिनसे प्रश्नों का बोध हो, वे भी अर्थ की दृष्टि से प्रश्नों का
वाक्यों का है। तो ऐसी स्थिति में विस्मयबोधक, विधानार्थक और प्रश्नात्मक, ये तीनों अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद है। मिश्र वाक्य जो है वो रचना से वाक्य का भेद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत कथन है। रीट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। सरल वाक्य में एक उद्देश्य व एक ध्येय होता है। हमसे पूछा जा रहा है असंगत कथन, ध्यान रखेंगे। मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक ध्येय होता है, बिल्कुल सही बात है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, ये कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और आश्रित उपवाक्य एक या एक हो सकते हैं। तो ये असंगत कथन है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं, ये पूरी तरह से सही है। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी असंगत कथन हुआ बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, वह जहां चाहे जाए मुझे क्या लेना देना, यह कैसा वाक्य है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या संयुक्त मिश्रित वाक्य। तो दोस्तों, वह जहां जाए, वह जहां चाहे जाए मुझे लेना देना, ये जहां चाहे जाए इसके द्वारा दो वाक्य जोड़े गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये है मिश्रित वाक्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, ये प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। प्रमोद ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊंगा। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों, बादल खूब गरजे एक स्वतंत्र वाक्य, वर्षा नहीं हुई एक और स्वतंत्र वाक्य, और किंतु के द्वारा उसे जोड़ दिया गया, यानी ये है संयुक्त वाक्य, ये मिश्र वाक्य नहीं है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ए। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो जो और वे के द्वारा एक प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जा रहा है, तो ये हो गया मिश्र। प्रमोद ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, प्रमोद ने कहा एक उपवाक्य, और मैं गांव नहीं जाऊंगा दूसरा, और की के द्वारा जोड़ा जा रहा है, यानी ये भी हो गया मिश्र वाक्य। तीसरा है यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो यौवन वह काल है एक उपवाक्य, जब चरित्र का निर्माण होता है दूसरा उपवाक्य, और वह और जब के द्वारा इन दो उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा है, तो ये भी है मिश्र वाक्य। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की हैं। तो दोस्तों, ये वाक्य पहले भी एक प्रश्न में आ चुका है, तो वाक्य भी कई बार दोहराए जाते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मिश्र वाक्य कहां नहीं है, और ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य है एक सरल वाक्य, एक साधारण वाक्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य और विधेय का विस्तार करके वाक्य को बड़ा आकार दे दिया गया है। क्योंकि विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र, जो छात्र है वो तो हो गया उद्देश्य, पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये हो गया विधेय, और ये हो गया विधेय का विस्तार, और ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। इसकी चर्चा मैं कर चुकी हूं, यानी यह ए वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य नहीं है, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन अब आगे देखते हैं विकल्प मिश्र वाक्य है या नहीं है। जब बरसात रुकी तब हम लोग घर, जब बरसात रुकी, जब और तब के द्वारा 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है, यानी मिश्र वाक्य है। सब चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहे, सब चाहते हैं लोग स्वस्थ रहे, की के द्वारा जोड़ा गया है, तो मिश्र वाक्य है। जिस शहर में वह गया था वहां कोरोना का कोई मरीज नहीं था, तो जिस और वहां के द्वारा उपवाक्यों को जोड़ा गया है, तो ये भी हो गया मिश्र वाक्य। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। आरटेक 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है,
सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना कि ये तो देखिए वर्षा हो रही है, एक उद्देश्य एक विधेय, तो ये तो हुआ है सरल वाक्य। मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, मैं पढ़ता हूं एक स्वतंत्र वाक्य, वह खेलता है एक स्वतंत्र वाक्य, और अव्यय से जोड़ दिया गया, यानी कि दो स्वतंत्र वाक्य जब जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। सुधीर पढ़ता है, फिर से सरल वाक्य। मैंने सुना कि नीना पास हो गई है, एक उपवाक्य, दूसरा उपवाक्य, और दोनों को जोड़ा गया है कि अव्यय के द्वारा, यानी एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य, और ये हो गया मिश्र वाक्य। तो पूछा क्या गया है? मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य है रीट 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या साधारण वाक्य? तो ध्यान देंगे, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है एक उपवाक्य, लेकिन पूर्ण अर्थ का बोधक नहीं है। उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, दूसरा उपवाक्य, और जोड़ा गया है दोनों को की अव्यय के द्वारा, और की अव्यय का प्रयोग होता है मिश्र वाक्य में। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये मिश्र वाक्य है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? रीट 2021 प्रश्न पूछा गया। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या विधान वाचक वाक्य? तो दोस्तों वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर, वे मेरे घर आएंगे एक वाक्य, उन्हें अजमेर शहर घूमना है दूसरा वाक्य, और तो यहां पर एक उपवाक्य पर दूसरा आश्रित उपवाक्य है और उसे क्योंकि के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये वाक्य हो गया मिश्र वाक्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ? फायरमैन एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। वह 4 दिन से विद्यालय गया, मैं जानता हूं कि वह शहर गया, यह वही लड़की है जिसने गाना गाया था, जिसने गाया 2 बार हो गया है दोस्तों, इसको गाना कर देंगे। जब शिक्षक आए थे तब बच्चे खेल रहे थे। देखिए, निम्न में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य प्रयुक्त नहीं हुआ है? वह 4 दिन से विद्यालय नहीं गया, एक उद्देश्य एक विधेय, यानी सरल वाक्य। मैं जानता हूं कि वह शहर चला गया, की से जुड़ा है, 2 उपवाक्य जोड़े गए हैं, मिश्र वाक्य। यह वही लड़की है जिसने गाना गाया था, यह वही लड़की है गाना गाया था, 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है, जिसने के द्वारा और वही के द्वारा, ये भी मिश्र वाक्य। जब शिक्षक आए थे तब बच्चे खेल रहे थे, जब तब के द्वारा 2 वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, तो ये भी हो गया मिश्र वाक्य। तो ऐसी स्थिति में मिश्र वाक्य नहीं है ए, क्योंकि ये एक सरल वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। पीएसआई 2011 में ये प्रश्न पूछा गया, यानी वाक्यों के रूपांतरण से संबंधित प्रश्न भी दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। हमें क्या करना है? इस वाक्य को मिश्र वाक्य में करना है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य, और उनको अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, छात्रों ने परिश्रम किया, एक स्वतंत्र वाक्य, उत्तीर्ण हो गए दूसरा स्वतंत्र वाक्य, और के द्वारा जोड़ा गया यानी संयुक्त वाक्य। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो छात्र उत्तीर्ण हो गए, एक उद्देश्य एक विधेय, और ये हो गया उद्देश्य का विस्तार, तो ये हो गया सरल वाक्य। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, यानी जिन और वे के द्वारा आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ा जा रहा है, तो ये है मिश्र उपवाक्य का सही रूपांतरण। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, एक उद्देश्य, ये भी है सरल। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ, आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, यह वाक्य है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया। मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, ये है मिश्रित वाक्य।
क्योंकि वह और जो के द्वारा आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ा जा रहा है। तो आंसर इस प्रश्न का हुआ ए। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रीट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। 7, 5, 8 या 4? तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। इच्छार्थक वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों से किसी के प्रति मंगल कामना, शुभ कामना का बोध होता है। तो आप आसानी से इनमें से पहचान सकते हैं। सौरभ को बुलाओ, आज्ञार्थक है। तुम्हारा मंगल हो, इच्छार्थक है। तुमने सुना होगा, प्रश्नवाचक है। महाविद्यालय में ज्ञानार्थक है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा मंगल हो, इच्छा शुभ जा रही है, तो इच्छार्थक वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। रीट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतार्थक, आज्ञावाचक। पिछले प्रश्न में हम जान चुके हैं बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जीवन के सुखमय होने की शुभ इच्छा की जा रही है। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का बी। अगला प्रश्न, संदेहार्थक वाक्य कौन सा है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो। आज शाम को शायद हो, वह जहां रहे सुख से रहे। तो दोस्तों देखिए, वह आज शाम को शायद वर्षा हो, यहां संदेह व्यक्त किया जा रहा है वर्षा होने में। तो सी विकल्प में जो है वो है संदेहार्थक वाक्य, यानी प्रश्न का सही उत्तर है सी। वह जहां से रहे, मंगल कामना की जा रही है, इच्छार्थक वाक्य है। जो काम तुम्हें दिया गया है उसको, ये मिश्रित वाक्य है। वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए, तो ये दो वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह। रीट 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। आज्ञावाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक या संकेतार्थक। तो जिस वाक्य में किसी काम का या बात का होना पाया जाता है तो वो होता है विधानवाचक वाक्य। और फिर याद दिला दूं, जिस वाक्य से किसी काम के या बात के न होने का बोध होता है वो होता है निषेधवाचक वाक्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। तो दोस्तों ये प्रश्न है निम्नांकित में संकेतार्थक वाक्य है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। वह कल जयपुर कहेगा, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात। तो दोस्तों यहां पर देखिए, एक ही वाक्य ऐसा है जिसमें किसी कार्य के होने का कारण बताया गया है कि यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा। तो यहां पर ये कौन सा वाक्य हो गया, संकेतार्थक वाक्य हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, संभवतः बरसात हो, यह वाक्य है संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक या इच्छावाचक। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, संदेह के होने में। तो ऐसी स्थिति में संदेहवाचक वाक्य हो गया। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है, यह वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य या सरल वाक्य। तो एक कर्ता, एक उद्देश्य, एक विधेय, तो ये है सरल वाक्य, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मैंने खाना खाया, सरल वाक्य। राम का शत्रु मारा गया, सरल वाक्य। 6 बजे लौट आना, आज्ञार्थक। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं की के द्वारा एक प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जा रहा है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही वाक्य मिश्र वाक्य है। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे विश्वास है कि के द्वारा आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य को जोड़ा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया मिश्र वाक्य, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। यानी राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी, इस वाक्य को क्या करना है, मिश्र वाक्य में रूपांतरित। इनमें से सही विकल्प चुनना है। गाड़ी खरीदी मोहन ने राम की,
राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी। क्या राम ने मोहन की गाड़ी खरीद ली? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी, उस और जो के द्वारा प्रधान आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जा रहा है, तो यही मिश्र वाक्य का सही रूप है। तो उत्तर इस प्रश्न का हुआ बी। अगला प्रश्न, मोहन ने रवि की शिकायत की क्योंकि उसने मोहन को परेशान किया। वाक्य निम्नलिखित किस सरल वाक्य से बना है? यानी इस वाक्य का सरल रूप, वाक्य का रूप हमें पहचानना है। रवि ने परेशान किया इसलिए मोहन ने उसकी शिकायत की। रवि की परेशानी के कारण मोहन ने उसकी शिकायत की। जब रवि ने परेशान किया तब मोहन ने उसकी शिकायत की। मोहन ने रवि से परेशान होकर उसकी शिकायत की। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मोहन ने रवि से परेशान होकर उसकी शिकायत की। एक उद्देश्य और एक विधेय है यहाँ, और शेष है उद्देश्य का विस्तार। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शाम तक लौट आना इस वाक्य का विस्मयवाचक वाक्य में रूपांतरण होगा। क्या तुम शाम तक लौट आओगे? शायद तुम शाम तक लौट आओ। अरे तुम शाम तक ही लौट आए। इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विस्मयार्थक वाक्य यही है। शायद यहां संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संदेहार्थक है। क्या तुम ये प्रश्नवाचक है, तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राधा ने प्रसन्नता पूर्वक गुलाबी साड़ी खरीदी इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतर होगा। राधा ने वह साड़ी खरीदी जो गुलाबी थी, तो वह और जो के द्वारा प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जा रहा है, तो यानी ये हो गया मिश्र वाक्य। हमको पहचानना है संयुक्त वाक्य। राधा को गुलाबी साड़ी खरीदनी चाहिए, ये एक विधानार्थक वाक्य है या आज्ञार्थक मान लीजिए। क्या राधा गुलाबी साड़ी खरीदेगी? प्रश्नार्थक है। राधा प्रसन्न थी इसलिए उसने गुलाबी साड़ी खरीदी, ये है संयुक्त वाक्य। राधा प्रसन्न थी एक स्वतंत्र वाक्य, उसने गुलाबी साड़ी खरीदी ये एक स्वतंत्र वाक्य, और इसलिए अव्यय के द्वारा उसे जोड़ दिया गया। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रेशमा ने जितनी मेहनत की थी उसी के अनुसार उसे फल मिला। में वाक्य का प्रकार पहचानिए, सरल, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो रेशमा ने जितनी मेहनत की थी उसी के अनुसार उसे फल मिला, तो जितनी और उसी के अनुसार के द्वारा आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ा जा रहा है, तो यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये वाक्य है मिश्र वाक्य। तो आंसर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वह कहलाता है आज्ञावाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। तो जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर यानी दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है कि यदि वह परिश्रम करता तो वह सफल होता, तो यहाँ सफल होने का कारण संभावना किस पर? एक दूसरे वाक्य पर निर्भर है, यानी ऐसे वाक्य कहलाते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो आंसर हमारा हुआ डी। अगला प्रश्न, एक श्रेष्ठ वाक्य का अनिवार्य गुण नहीं है योग्यता, आकांक्षा, क्रमबद्धता और सकारात्मकता। तो दोस्तों हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि वाक्य के, एक श्रेष्ठ वाक्य के 3 गुण होने चाहिए, योग्यता, आकांक्षा और क्रमबद्धता, लेकिन सकारात्मकता की बात वहां पर नहीं थी। ये 3 ही गुण एक वाक्य के माने गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने वाक्य के अर्थ को समझा, उसके भेदों पर बात की, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद जाने, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेदों पर विस्तार से चर्चा की, और इस सभी सारी की सारी विषय वस्तु पर आधारित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर भी गहरी चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि वाक्य को पहचानने में अब आप परीक्षा में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।